Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 15th March 2024. So now we come to the first news, and first news is panel recommends simultaneous poll. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे देश में एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। और इस कमेटी ने ये प्रपोज किया है कि जो देश में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, और ये हमने ऐसा क्यों किया है? ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की वजह से किया है। अब हम इसको समझते हैं कि ये साथ होना इलेक्शन, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसके फेवर में भी हैं और कुछ लोग या कुछ पॉइंट्स वो भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो अब हम वो पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस न्यूज को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बाद उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है। तो जो ये कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि इलेक्शन जो है वो साथ ही साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एक साथ इलेक्शन होंगे वो होंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और जब ये इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे उसके 100 डेज बाद जो है, जो हमारे जनरल इलेक्शन होंगे म्यूनिसिपल के और पंचायत के, इनके इलेक्शन को हम कंडक्ट करा सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में टोटल 18,000 पेजेस हैं, लेकिन पब्लिक के लिए केवल एक शॉर्ट वर्जन है जिसमें 321 पेजेस हैं। ठीक है, नाउ इस मैटर को 22nd लॉ कमीशन भी इस पर अपनी रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, यहाँ पर लॉ कमीशन से इम्पोर्टेंट दो बातें हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो लॉ कमीशन है ये हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर किसी बॉडी के बारे में प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन अगर किसी बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं तो उस बॉडी को हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसलिए लॉ कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन से संबंधित कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। अब जो 22nd लॉ कमीशन है, इसके चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जी जो है इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, ये आपको देखना है। अभी इसकी रिकमेंडेशन आई नहीं है, जैसे ही आएगी वो आपको बता दी जाएगी। अब ये जो प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि अभी जो मई में होंगे 2024 में, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली रिपोर्ट है ये इसको अफेक्ट नहीं होगी। अगर इस रिकमेंडेशन को सरकार मानती भी है तो ये एप्लीकेबल होगी 2029 के इलेक्शन से, ना कि 2024 के इलेक्शन से। अब हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि इसके कुछ फायदे हैं वन टाइम वन इलेक्शन कराने के, और कुछ इसके लॉसेज हैं। ठीक है, तो फायदे में अगर हम देखें, बेनिफिट में अगर हम देखें, तो सबसे पहला कंसर्न आता है हमारा मनी का। जैसे कि आप जानते हैं कि हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन कंडक्ट कराने में खर्च होते हैं। ठीक है, अब अगर वो हजारों करोड़ रुपए एक टाइम इलेक्शन कंडक्ट कराने में ही हो जाए तो वहां पर अगर हम बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, और अगर हम उसको एक बार ही कराते हैं तो कंपैरेटिवली ये मनी कम खर्च होगी। तो ये जो हमारे पास बचे हुए पैसे होंगे, वी कैन यूज दिस मनी फॉर सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो जो पैसा हम इलेक्शन में खर्च करते हैं उसको हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज में खर्च कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब जल्दी जल्दी इलेक्शन होते हैं तो जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट बदलती हैं, ठीक है, और कई बार गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वन टाइम वन इलेक्शन होंगे तो एक पैरिटी रहेगी
भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है और स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां पर स्टेट की पॉलिसीज अफेक्ट होती हैं। जनरली क्या होता है कि जो सेंटर है वो टाइमली फंड रिलीज नहीं करते, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। अब अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि अगर हम वन टाइम वन इलेक्शन कराते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब इसमें वायलेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा चल रहा होता है नेशनल लेवल पर, और जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, वो उस मुद्दे के आधार पर ही वोट कास्ट कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोचते। तो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि मान लिया अब देश में कोई पर्टिकुलर मुद्दा चल रहा है और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दे को सॉल्व कर रही है तो लोग आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको वोट दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि ये कहीं ना कहीं जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको ये अफेक्ट करता है। तो वहां पर हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भारत सरकार के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास डिवीजन ऑफ पावर है, दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है और दोनों के अपने अपने अलग राइट्स हैं। तो अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी है, यानी कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है, वो कर्टेल की जाती है। ठीक है। Now we come to next news. Coal bond 22 firm donated over 100 crore. बीजेपी got the highest share. अब यहाँ पर कहते हैं कि अभी एक डिसीजन आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है उसको क्या किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब हम उस केस का नाम देखते हैं कि कौन से केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। ये केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है स्टूडेंट्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मेन पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है। सेकंड पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है ये जो सिटीजन्स का राइट है, राइट टू नो अबाउट द सोर्स ऑफ डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज और राइट टू नो अबाउट द डोनर्स, उसका वायलेशन है। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट अगर डिस्कस करें तो देखिएगा आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को देता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा राइट देता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम सभी के पास बोलने का और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का राइट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था और केस का नाम था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दिया है उसमें राइट टू नो भी शामिल है, यानी कि जानने का अधिकार भी शामिल है। यहीं से विकास होता है, यहीं से एनेक्टमेंट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। तो अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या पर्सन या कोई फर्म या कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, उसका नाम केवल किसके पास होगा? एसबीआई के पास होगा और किसी और पर्सन को वो पता नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि कई बार यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है उसका भी वायलेशन होता है और मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ये था कि लोगों के पास ये अधिकार है कि किस
पर्सन ने, किस कंपनी ने, किस फर्म ने उसको कितने पैसे दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो उसी को लेकर इसको चैलेंज किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ एसबीआई को ये डायरेक्शन दी कि वो 6 मार्च को वो देगा, क्या देगा, सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देगा। और इलेक्शन कमीशन के पार्ट पर ये ड्यूटी थी कि वो सारी इंफॉर्मेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि जो देश के लोग हैं ये जान सकें। अब एसबीआई ने उस इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन को दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसको अपलोड कर दिया, कल ही उसको अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, और इस कंपनी के हेड हैं सैंटियागो मार्टिन। इन्होंने 2019 से 2024 तक, ठीक है, 1368 करोड़ रुपए डोनेट करे हैं थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। और ये वो कंपनी है जिसकी मार्च 2022 में 411 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी के द्वारा। तो ईडी ने इसकी 411 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो भी किया था, सीज किया था, ठीक है। अब और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो ज्यादातर बेनिफिट है इसका, जो इस डोनेशन का, वो मिला है बेनिफिट बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को। और बीजेपी ने 6060.5 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको एनकैश किया है। यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें 47.5% ऑफ द टोटल बॉन्ड एनकैश्ड बाय ऑल द पार्टीज कंबाइंड, ठीक है। तो यानी कि जितने बॉन्ड और पार्टी ने एनकैश किए हैं उसमें से अकेले 47.5% बॉन्ड बीजेपी ने एनकैश किए हैं, मतलब उनको कैश कर लिया। Now we come to next. Will find a way for the people without document to apply under CAA, Citizenship Amendment Act. तो शाह, ये मतलब दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी। आप इसे जानते हैं कि हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और ये आया तो था 2019 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है और अभी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये CAA के मेन प्रोविजंस क्या हैं? तो ये कहता है कि जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, अब ये 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी और जैन। अब अगर ये 6 कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आते हैं या जो पहले भारत आ चुके हैं 2013-14 से पहले, वो एलिजिबल होंगे भारत में सिटीजनशिप लेने के लिए। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जो है इसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि ग्रीन में मार्क है। पहला पॉइंट है कॉपी ऑफ द पासपोर्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी कि पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल परमिट इशूड बाय द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रार ऑफिस ERRO। थर्ड है स्कूल सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल और कॉलेज ऑथोरिटीज इन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। Any license or certificate issued by the government authority of Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. Land or tenancy record in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. Document showing ancestry like those of parents, grandparents or grandparents, great grandparents from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान। मीन्स अगर किसी पर्सन के पास कोई लाइसेंस है किसी स्कूल का, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, या उनके पास कोई लैंड रिकॉर्ड है कि उनकी उस जमीन पाई गई है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, या उनके पास कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट है कि उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, ठीक है। तो वो सारे पर्सन भारत में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है
कि अगर किसी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और वो पर्सन उन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है या उन 6 कम्युनिटीज में आता है जो कि वहां पर माइनर है, जिसमें कि हमने बताया आपको हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, तो क्या वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बेनिफिट ले पाएगा या क्या उसको वो मिल पाएगा, सिटीजनशिप मिल पाएगी। तो इस पर ही हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का बयान आया है कि इसके लिए भारत सरकार एक ऑल्टरनेटिव खोज रही है। ठीक है, अब उनका कहना है कि अराउंड 85% जो एप्लीकेंट हैं, ठीक है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन जो 15% एप्लीकेंट हैं उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए भारत सरकार कोई और ऑल्टरनेटिव निकालेगी, लेकिन भारत सरकार की प्रायोरिटी ये रहेगी कि उनको वो सिटीजनशिप मिल जाए। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, शाह assured that the citizenship would be granted retrospectively। retrospectively का मतलब है उनको पीछे से, यानी कि ये रूल तो अब लागू होगा 2024 में, लेकिन उनको सिटीजनशिप बैक डेट से दे दी जाएगी। इवन दोज हु एंटर्ड इंडिया इलीगली विदाउट एनी क्रिमिनल रिपरकशन। तो ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन भारत में इलीगली भी एंटर किया है तो उसको भी क्या होगा, उसको भी सिटीजनशिप दी जाएगी और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं होगा। CAA rules reduce the qualification period for citizenship application from 11 to 5 years। तो देखिए पहले इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन पीरियड था वही था कि जो 11 साल से भारत में रह रहे हैं, लेकिन अब इस पीरियड को रिड्यूस करके 5 साल कर दिया गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताएंगे कि जो सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। इंडिया 134th इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और इसको रिलीज कौन करता है, ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP। अब इसकी जो रिपोर्ट है उसका रिपोर्ट का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। या तो एग्जामिनर अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता तो ये पूछेगा भारत की रैंकिंग क्या थी। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन ये होगा उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था। तो द रिपोर्ट का टाइटल ये है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये रिपोर्ट का नाम है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी उसके हिसाब से 134 थी और ये रैंकिंग जो है 2021 में 135 थी। द रैंकिंग आर बेस्ड अपॉन 193 कंट्रीज। तो 2022 में 193 कंट्रीज पार्टिसिपेंट थे और 2021 में 191 कंट्रीज पार्टिसिपेंट थे। नाउ अब हम कुछ और कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। तो इसमें श्रीलंका की रैंकिंग है 78, चाइना की 75, ठीक है, भूटान की 125 और बांग्लादेश की 129। तो यहाँ पर अगर हम अपनी रैंकिंग देखते हैं इंडिया की, दैट इज 134, तो हमारी रैंकिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो भूटान और बांग्लादेश से भी ज्यादा पीछे है। नाउ स्विट्जरलैंड होल्ड द टॉप पोजीशन इन HDI रैंकिंग। तो स्विट्जरलैंड का नंबर 1 है HDI रैंकिंग। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। डोंट राइट पिग्गीबैक ऑन शरद पवार टू गेट वोट, SC टेल्स अजीत। तो बेसिकली ये एक कंट्रोवर्सी है। अब हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरद पवार जी की एक पार्टी है नेशनल कांग्रेस और ये मिस्टर अजीत पवार जो है ये इनके भतीजे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पीछे क्या हुआ, कुछ MLA को लेकर अजीत पवार ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या हुआ कि फिर इन्होंने अजीत पवार ने ये क्लेम किया कि ये जो MLA इनके साथ थे वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के, जो कि इसकी शरद पवार की पार्टी थी NCP के 1/3 थे।
तो यहाँ पर जो 1/3 अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होते हैं या एक सेपरेट गुट बनाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन कानून का वायलेशन नहीं माना जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटी डिफेक्शन। तो जनरल रूल ये है कि अगर एक पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करके जीतता है और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वह व्यक्ति एंटी डिफेक्शन के लिए लायबल माना जाता है, ठीक है। लेकिन और इससे वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स उस फ्रैक्शन से या उस ग्रुप से या उस पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते हैं तो ये लीगल माना जाता है और ये एंटी डिफेक्शन में नहीं फॉल करता। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली अजीत पवार ने एक केस फाइल किया कि इस ग्राउंड पर इलेक्शन कमीशन में कि मैं ही यानी कि जो मेरे फ्रैक्शन के लोग हैं ये रियल एनसीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी इस बात को माना और इनको जो एनसीपी का साइन था, है ना, स्लोगन्स थे और जो इसका पॉलिटिकल पार्टी का मार्क था वो इनको दे दिया। अब हुआ क्या कि शरद पवार जी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब पॉइंट ये है कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मींस मतलब मिस्टर अजीत पवार जब ये इलेक्शन होते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शरद पवार का फोटो लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इनका फोटो नहीं लगाएंगे क्योंकि आप जो इनका फोटो लगा रहे हैं वो केवल आप इनके बिहाफ पर लोगों की वोट लेना चाहते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। Now we come to next news. ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर। देखिएगा इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार होता है और अपॉइंटमेंट करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। अभी लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो पहले तो इन दो पर्सन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सुखबीर संधू। ये दोनों हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। रिसेंटली जो है अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है मिस्टर अरुण गोयल ने, ये भी इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो पहले इनका अपॉइंटमेंट होता था इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है और इसमें लॉ कौन सा है, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफिस है, ये है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस कानून के द्वारा ये गवर्न होता है। अब ये एक्ट कहता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे और दूसरा एक होंगे यूनियन मिनिस्टर, और यूनियन मिनिस्टर को नॉमिनेट कौन करेगा, प्रधानमंत्री जी नॉमिनेट करेंगे और साथ होंगे एक लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो इस बार जो अपॉइंटमेंट हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थी और इन्होंने एक और मिनिस्टर को नॉमिनेट किया और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि जो हमारी है लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर अधीर रंजन चौधरी जी हैं, इन्होंने इनको अपॉइंट किया। लेकिन यहाँ पर मिस्टर अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या किया है, अपनी डिसेंट ओपिनियन दी है। डिसेंट ओपिनियन का मतलब ये है कि वो इनके अपॉइंटमेंट से सहमत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। तो रिसेंटली फिर इस अपॉइंटमेंट को, जैसे ये अभी अपॉइंटमेंट हुआ है लेकिन इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो ये यहाँ तक हमारी प्रेजेंट पोजीशन है। So dear students, that's all for today. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.